1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला की लड़ाई को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह हिंदुस्तान की पश्चिमी सरहद पर दुश्मन का सबसे बड़ा और गंभीर हमला था। यदि दुश्मन इसमें कामयाब हो जाता तो शायद 1971 के युद्ध के समीकरण कुछ और होते। इतिहास के पन्नों पे इसे बेहद रोचक और प्रेरणादायक माना गया है, जिसमें 23 पंजाब की अल्फा कंपनी के मात्र 120 जवानों ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में एक ब्रिगेड समांतर हमले में, जिसमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां एवं पैदल सेना शामिल थी, को अपनी कुशल रणनीति, साहस और दृढ़ संकल्प से विफल कर दिया। आइए चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं लोंगेवाला के युद्ध से। दिसंबर 1971 के युद्ध से पहले पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के लगातार नरसंहार और शोषण के कारण लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों ने भारत की ओर पलायन शुरू कर दिया, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय बना जा रहा था। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस चुनौती को राजनीतिक एवं जरूरत पड़ने पर सैन्य तरीके से सामना करने का फैसला लिया। Because we certainly can't afford to add to our population. Now, one small town with a population of which is 7,000. 4 days ago, they had 60,000 refugees. So you can understand that all schools, hospitals, shops, everything was occupied. I mean, they just didn't know where they were. पूर्वी पाकिस्तान में आम जनता के विद्रोह के कारण दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे थे और यह साफ था कि भारत पाक युद्ध अब किसी भी वक्त हो सकता है। पाकिस्तानी जनरलों का यह मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा केवल पश्चिमी सरहद पर हमला बोलकर ही की जा सकती है, जिससे भारतीय सेना और उसके सारे समाधान पश्चिमी सरहद पर बन जाएंगे। पाकिस्तान का विचार पश्चिमी सरहद पर ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर कब्जा करने का था, जिससे कि वह पूर्वी पाकिस्तान में हुए किसी भी नुकसान को बराबर कर सके और समझौते के मेज पर अपना पक्ष मजबूत कर सके। इसी इरादे से 1 अक्टूबर 1971 को पाकिस्तान ने 38 कैवलरी नामक एक नई टैंक रेजिमेंट का गठन किया और इस रेजिमेंट को उस समय के सबसे अत्याधुनिक शर्मन टैंक दिए गए और इसकी कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर आलम खान को दी गई। इस टैंक रेजिमेंट को एक विशेष कार्य के लिए चुना गया था। 16 अक्टूबर 1971 की रात नई खड़ी की गई 38 कैवलरी और 22 कैवलरी के कमांडर को पाकिस्तान की 18 इन्फेंट्री डिवीजन के हेडक्वार्टर हैदराबाद में बुलाया गया और यहाँ उन्हें जनरल यहिया खान का मास्टर प्लान बताया गया। यह मास्टर प्लान इस प्रकार था: 51 ब्रिगेड अपनी 2 बटालियन और 22 कैवलरी सहित लोंगेवाला को बाईपास करके रामगढ़ पर कब्जा करेगा और अपने आप को भारत के 12 इन्फेंट्री डिवीजन, जो कि तनोट में रहीम यार खान की तरफ रुख करके बैठा है, उसके पीछे स्थापित करेगा। 38 कैवलरी एक आर्टिलरी बैटरी के साथ लोंगेवाला से जैसलमेर को जाती हुई पक्की सड़क से होते हुए जैसलमेर की हवाई पट्टी पर कब्जा करेगा। इस हमले को हवाई सपोर्ट जैकोबाबाद एयरफील्ड से तय की गई। भारतीय सेना पाकिस्तान के इस मास्टर प्लान से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। लोंगेवाला सरहद से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सीमा के नजदीक का सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सेंटर था। यहाँ से पक्की सड़क शुरू होकर रामगढ़ होते हुए जैसलमेर को जाने वाली एकमात्र सड़क थी। यदि दुश्मन किसी तरह इस सड़क पर पहुंच जाता तो वह चंद घंटों में जैसलमेर पहुंच सकता था। उस समय लोंगेवाला बीएसएफ की एक अग्रिम चौकी हुआ करती थी, जहां बीएसएफ की एक प्लेटून तैनात थी। अक्टूबर 1971 में युद्ध की आशंका को देखते हुए बीएसएफ की लोंगेवाला पोस्ट को 23 पंजाब की अल्फा कंपनी से रीइंफोर्स किया गया। 23 पंजाब का बटालियन हेडक्वार्टर और बाकी 3 कंपनियां साधेवाला में तैनात थीं, जो कि लोंगेवाला से 19 किलोमीटर की दूरी पर था।
12 डिवीजन का हेडक्वार्टर एवं 45 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर तनोट में स्थित था। 12 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल RF खंबाटा के आकलन के मुताबिक साधेवाला, तनोट और किशनगढ़ दुश्मन के मुख्य टारगेट हो सकते थे। लौंगेवाला की तरफ आने वाला रास्ता अत्यधिक रेतीला और बड़े बड़े टिब्बों वाला था, जहां से दुश्मन के टैंक एवं अन्य वाहनों का आना मुश्किल था। अतः उसे कम महत्व दिया गया और उसकी सुरक्षा के लिए केवल एक कंपनी तैनात की गई। नवंबर 1971 के अंत तक पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि भारतीय सेना युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार है और वह किसी भी वक्त पूर्वी पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकती है। And I'm warning the world that if they have any idea of taking a chunk of my territory in East Pakistan and think this is not war, let me warn you, and I warn the world, that this will mean war, an overall war, which I hate, I don't like, but for the defense of my country, I must then fight an all-out war. That will mean war here in West Pakistan. How close are you to war with India? Very near it. युद्ध में बढ़त लेने के लिए 3 दिसंबर 1971 की शाम 5:30 बजे उसने पश्चिमी सरहद के भारतीय हवाई अड्डों पे हमला बोल दिया और साथ ही पश्चिमी सरहद पर जमीनी हमला भी शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 3 दिसंबर को ब्रिगेडियर तारिक मीर के नेतृत्व में 51 ब्रिगेड, 38 कैवलरी और 22 कैवलरी रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ी। खराब रास्ता और तालमेल की कमी के कारण दुश्मन अपने समय से काफी पीछे चल रहा था। 4 दिसंबर की सुबह 1 बजे 38 कैवलरी और 22 कैवलरी गब्बर तक पहुंच चुके थे, लेकिन बाकी दस्ते ना पहुंचने के कारण पाकिस्तान की 18 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल BM मुस्तफा ने उस दिन के लिए ऑपरेशन स्थगित कर दिया। 4 दिसंबर की रात 11 बजे सभी दस्तों में तालमेल और तैयारी के साथ दुश्मन हमले के लिए गब्बर से रवाना हो गया। 5 दिसंबर सुबह 2 बजे दुश्मन ने बॉर्डर पिलर 635 को पार कर लिया। दूसरी ओर भारत की तरफ 4 दिसंबर सुबह 10 बजे मेजर चांदपुरी ने अपने 2IC कैप्टन धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोल दुश्मन की टोह लेने के लिए सरहद की ओर रवाना किया और 2 दिन के लिए आत्मनिहित रहने के लिए बताया। मेजर चांदपुरी और उनके जवान अब तक अपनी डिफेंस मजबूत कर चुके थे तथा दुश्मन के आने वाले रास्ते पर एंटी टैंक माइन लगा चुके थे। 4 दिसंबर रात के 11 बजे कैप्टन धर्मवीर ने रेडियो सेट पर मेजर चांदपुरी को बताया कि उन्हें सरहद के पार टैंकों की आवाज सुनाई दे रही है। मेजर चांदपुरी ने यह जानकारी अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन को दी। जब यह जानकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन ने 45 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर RO खरबंदा को दी तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने मेजर चांदपुरी को कहा कि इसे फिर से चेक करें, हो सकता है कि यह दुश्मन का छलावा हो। 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात चांदनी रात थी और रेगिस्तान में रात को टैंकों की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। कैप्टन धर्मवीर ने मेजर चांदपुरी को यकीन दिलाया कि यह टैंकों की ही आवाज सुन रहे हैं और अब तो वो टैंकों से उड़ती हुई रेत को भी देख सकते हैं। मेजर चांदपुरी ने यह जानकारी ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 12 डिवीजन के हेडक्वार्टर में भी दी। 12 डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल RF खंबाटा ने मेजर चांदपुरी से टेलीफोन पर बात की और स्थिति का जायजा लिया और इसी बीच दुश्मन के मीडियम आर्टी ने फायर शुरू कर दिया। ब्रिगेडियर RO खरबंदा ने तुरंत 2 RCL गन सादेवाला से लौंगेवाला की ओर रवाना कर दी। मेजर जनरल खंबाटा ने जैसलमेर स्थित
एयरफील्ड के इंचार्ज विंग कमांडर MS बावा से बात की तथा उन्हें लोंगेवाला की स्थिति से अवगत कराया और एयर सपोर्ट की मांग करी। जैसलमेर में स्थित एयरबेस में केवल 6 जहाज थे, जिसमें 4 हंटर और 2 ट्रेनिंग जहाज थे। विंग कमांडर बावा एयर सपोर्ट ऑपरेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हो चुके थे, परंतु हंटर जहाज रात में उड़ान भरने में असमर्थ थे। उन्होंने मेजर जनरल खंबाटा को सूर्य की पहली किरण के साथ एयर सपोर्ट का वायदा किया और रात में जहाजों को टैंक भेजने वाले रॉकेटों से लैस कर दिया। ब्रिगेडियर खरबंदा ने मेजर चांदपुरी को बताया कि एयर सपोर्ट सुबह से पहले नहीं मिल सकती और हमें हर हाल में दुश्मन को लोंगेवाला पर कब्जा करने से रोकना है। मेजर चांदपुरी ने युद्ध की स्थिति से अपने जवानों को अवगत कराया और कहा कि वह इसी पोस्ट पर डटेंगे और दुश्मन का सामना करेंगे और जवानों से उनका फैसला पूछा। सभी जवानों ने एक सुर में कहा कि वह आखिरी सांस तक अपनी पोस्ट की रक्षा करेंगे। 5 दिसंबर 4 बजे दुश्मन ने एयर सपोर्ट न मिलने के कारण रामगढ़ न जाके लोंगेवाला पर ही कब्जा करने का फैसला लिया। 22 कैवलरी ने अपने आप को 4 भाग में बांट लिया था। उसका एक स्क्वाड्रन लोंगेवाला के पीछे पहुंच चुका था तथा दूसरा स्क्वाड्रन तनोट से लोंगेवाला आने वाले रास्ते को काट चुका था। लोंगेवाला पोस्ट चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुकी थी। मेजर चांदपुरी मोर्चे दर मोर्चे जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और दुश्मन की हरकत पर नजर रखते रहे। दुश्मन ने टैंकों से पोस्ट पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू की, जिसमें पोस्ट को काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे जवान मोर्चे पर डटे रहे। अब धीरे धीरे दुश्मन आगे बढ़ने लगा और पोस्ट की चारों तरफ लगाई तारबंदी को माइनफील्ड समझकर दुश्मन ने अपने टैंकों का मूवमेंट रोक दिया। इसी का फायदा उठाते हुए RCL गन ने दुश्मन के 2 टैंक बर्बाद कर दिए। दुश्मन की इन्फेंट्री ने टैंकों से आगे निकलकर पोस्ट पर धावा बोल दिया। लोंगेवाला पोस्ट के जवानों ने संयम से काम लिया और दुश्मन की इन्फेंट्री का अपने स्मॉल आर्म की रेंज के अंदर आने का इंतजार किया। जैसे ही दुश्मन पोस्ट के नजदीक आया, मेजर चांदपुरी और उनके जवानों के हथियार दुश्मन पर आग बनकर बरसने लगे। भारतीय सेना की कारगर फायरिंग से दुश्मन का आगे बढ़ना और मुश्किल हो गया। 23 पंजाब की अल्फा कंपनी की बहादुरी और लगातार फायरिंग से दुश्मन के पैर उखड़ने लगे और उसका पहला हमला विफल हो गया। मेजर चांदपुरी को इस बात का अंदाजा था कि दुश्मन फिर हमला करेगा, अतः बिना कोई क्षण गवाए अपनी कंपनी को फिर से ऑर्गेनाइज किया। जैसलमेर में एयरफोर्स अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट DK दास और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गोसाई ने सुबह की हल्की रोशनी में ही जहाजों को हैंगर से बाहर निकाला और रनवे की सफेद पट्टी की मदद से उड़ान भरी। अब दोनों सेनाओं में गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी भारतीय जहाजों ने पोस्ट के सबसे नजदीक के टैंकों को अपने रॉकेटों से बर्बाद कर दिया। दुश्मन के टैंकों ने अपने आप को हवाई हमले से बचाने के लिए अपनी पोजीशन बदलनी शुरू कर दी, जिससे इन्फेंट्री के साथ उनका तालमेल टूट गया और वह तितर-बितर हो गए। भारतीय वायुसेना के आ जाने से और दिन की रोशनी हो जाने से मेजर चांदपुरी और उनके जवानों का हौसला और बढ़ गया और वह दोगुनी ताकत से दुश्मन का सामना करने लगे। विंग कमांडर बावा ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई जिससे लोंगेवाला पोस्ट पर लगातार 2 हंटर मंडराते रहे तथा दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करते रहे, जिसकी पुष्टि दुश्मन के एक टैंक कमांडर के रेडियो मैसेज से की जा सकती है। दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक पर तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। 5 दिसंबर सुबह 9 बजे 22 कैवलरी का ब्रावो स्क्वाड्रन 38 बलूच की ब्रावो कंपनी के साथ दुश्मन एक बार फिर लोंगेवाला पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, परंतु ब्रिगेडियर तारिक मीर इस बात को समझ चुके थे कि इस हमले का अंजाम भी बाकी हमलों जैसा ही होगा, अतः उन्होंने हमला रद्द करके पीछे हटना शुरू कर दिया। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर दुश्मन पर हवाई हमला किया और उसके 6 टैंकों को बर्बाद कर दिया। 5 दिसंबर के सुबह 11 बजे तक 17 राजरीफ और 80 टैंक डिलीवरी रेजिमेंट लोंगेवाला को रीइंफोर्स कर चुके थे और पोस्ट अब एक किले की तरह मजबूत हो चुकी थी। शाम ढलते ढलते दुश्मन अपने 17 टैंक और अनेकों वाहन एवं सैनिक गवा चुका था। दुश्मन का हौसला पस्त हो चुका था
और दुश्मन ने अब धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। 6 दिसंबर सुबह 10 बजे तक दुश्मन 37 टैंक और 138 अन्य वाहन गंवा चुका था। पाकिस्तानी सेना का भारी नुकसान देखते हुए 18 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल मुस्तफा ने अपनी सेना को तुरंत वापस आने का आदेश दिया। वापसी के आदेश से सैनिकों के मैदान छोड़कर भाग जाने के डर से उन्होंने अपने आदेश को बदलकर लड़ते हुए धीरे धीरे वापसी में बदल दिया। आदेशों के मुताबिक दुश्मन लोंगेवाला से पीछे हटकर बॉर्डर पिलर 638 पर डिप्लॉय हो गया। 9 दिसंबर 1971 को 13 कुमाऊं और 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने 168 फील्ड रेजिमेंट के फायर सपोर्ट के साथ दुश्मन को खदेड़ दिया एवं बॉर्डर पिलर 638 को फिर से भारत के कब्जे में ले लिया। 11 दिसंबर 1971 को 18 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल BM मुस्तफा को इस शर्मनाक हार के कारण हटा दिया गया और मेजर जनरल अब्दुल हमीद को नया जीओसी बनाया गया। और इस तरह भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और वायु सेना ने अदम्य साहस, वीरता और कठोर परिश्रम का परिचय देते हुए यह साबित कर दिया कि जो भी दुश्मन भारतीय सरजमीन की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे हाथ से दोस्ती करनी पड़ेगी और भारतीय जाबाज सैनिक हर बार उनके दांत खट्टे करते रहेंगे। दुश्मन के नापाक इरादे हर बार ऐसे ही चकनाचूर होते रहेंगे और भारत की सदैव जीत होगी।